10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। वीरवर में रहेंगे आपके साथ और इस शो में हमारे साथ प्रशांत सावंत और आशीष बहेती पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही रुचित जैन और रचना वैद्य भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। मार्केट आउटलुक पर इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के CIO ताहिर बादशाह से चर्चा होगी और साथ ही टेक्निकल्स पर कोटक सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ डेरिवेटिव्स सहज अग्रवाल जुड़ेंगे। साथ ही कॉपर शेयरों में तेज़ी क्यों है ये जानेंगे आशीष से। लेकिन इससे पहले एक नज़र ज़रा मार्केट पर रखते हैं और मोमेंटम में निफ्टी इस समय अब 200 पॉइंट ऊपर 26,100 के करीब। ध्यान रखिएगा हमारा ऑल टाइम हाई है 26,277.3। तो वापस एक बार काउंटडाउन शुरू होगा। बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया और अब वो हमारा वो जो सेकंड टारगेट था 59,500 वो स्ट्राइक होता हुआ बस वो 60,000 का एक लास्ट टारगेट बचा है बड़े टारगेट्स में। इंडिविजुअल स्टॉक्स में आप देखिए कुछ फ्रेश मूव्स जो इस समय आ रहे हैं उनमें RVNL, इरिडा, ये दो स्टॉक्स जो अभी अभी मेरे रडार पर आए इन टर्म्स ऑफ अभी जो फ्रेश मूव्स आए हैं। इसके अलावा आप देखिए IEX यहाँ पर अच्छा मूव आया, PNB, पिडिलाइट, HDFC बैंक। इनफैक्ट एक बार HDFC बैंक रख दीजिए जरा स्क्रीन पर। और HDFC बैंक का इसी ने बैंक निफ्टी को उस नए ऑल टाइम हाई पर पहुँचाया। 1000 पर HDFC बैंक और 59,500 पर बैंक निफ्टी। बिरो जी हाँ, ये थे अब तक की बाजार की समरी आपने सुनी अभी। और अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स लेते हैं, उतरते हैं पैनल के साथ इस कार्यक्रम में। और प्रशांत जी और आशीष बहेती जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी हैं और रचना जी और रुचित हमारे साथ जुड़े हैं इस कार्यक्रम में फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ। रचना जी गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स। जी गुड मॉर्निंग। कल जब लास्ट आवर में मार्केट कोलैप्स हो रहा था तो हमने बताया था कि निफ्टी फ्यूचर्स जो है दिसंबर के 26,000 नहीं तोड़ेंगे और इसीलिए लॉन्ग बने रहना चाहिए। विल गो विद द सेम व्यू। आज हम सेक्टर चूज करेंगे ऑटो सेक्टर पहले स्टॉक के लिए, जिसमें हम चूज करेंगे TVS मोटर्स ऑन द लॉन्ग साइड। प्ले करेंगे 35.10 से फ्यूचर्स को बाय करके, जिसमें ऐसे लगाएंगे 34.85 पे। यहाँ पे अपसाइड पे हमारा 2 to 3 डेज के हिसाब से पर्सपेक्टिव हो सकता है 3600 एंड 3630 का। और इसी के साथ एक और स्टॉक ऐड करेंगे जो कि बजाज फिनसर्व। यहाँ पे आज एक रिवर्सल आया है तो स्कोप ज्यादा है क्योंकि फ्रेश रिवर्सल स्विंग है। तो हम 2070 पे दिसंबर फ्यूचर्स को बाय करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 2060 और हमारा 1 to 2 डेज के हिसाब से पर्सपेक्टिव होगा इसमें 2100 के लिए एंड 2120 के लिए। ओके, चलिए ये रचना जी की दो ट्रेड्स हो गई। रुचित गुड मॉर्निंग। रुचित आपकी दो ट्रेड्स। जी वेरी गुड मॉर्निंग। ये बैंकिंग में जो आउट परफॉर्मेंस है उसी को राइड करने की सलाह रहेगी। नो अगर सेक्टरल मूव में भी रीसेंट करेक्शन में देखें तो बैंक निफ्टी या नो PSU बैंकिंग इंडेक्स दोनों ही एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। सो एक्सिस बैंक एक तो लार्ज कैप बैंकिंग स्पेस में से हमें अच्छा लग रहा है कि जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस ये स्टॉक में रहा है। हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर कंटिन्यू रहा है। सो 1270 के स्टॉप लॉस के साथ एक्सिस बैंक में खरीदारी करें 1315 के टारगेट्स के लिए। और विद इन द PSU बैंकिंग स्पेस बैंक ऑफ इंडिया ने एक ब्रेकआउट दिया है प्रीवियस स्विंग हाई का। अगर आप थोड़े हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे रिसेंटली तो प्राइस अप मूव आया है, लेकिन पिछली बार 149 पे अप्रैल 2024 में ये स्टॉक ने टॉप बनाया था, जहां से उसके बाद 149 से लेके लगभग 87 रुपीज तक का करेक्शन आया था। वो अप्रैल 2024 का जो रेजिस्टेंस था वो आज ये स्टॉक ने सरपास किया है, वो भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ और सेक्टरल मूव भी स्ट्रॉन्ग है। सो आई थिंक बैंक ऑफ इंडिया करंट लेवल से एक अच्छा मूव दे सकता है। 20 डे में सपोर्ट भी इंटैक्ट रख रहा है, तो 147 के स्टॉप लॉस के साथ बैंक ऑफ इंडिया खरीदारी करे 160 के टारगेट्स के लिए। ओके, बैंक ऑफ इंडिया आपका बाय कॉल है। चलते हैं अब प्रशांत जी के पास ट्रेड्स के लिए। प्रशांत जी आपके दो ट्रेड्स। जी वीरू जी, एक्चुअली मैं फर्स्ट कॉल जो सुबह दिया था TVS मोटर्स उसी को कंटिन्यू करने वाला था, बट रचना जी ने शेयर किया तो मैं कॉल दो चेंज करूंगा। मेरा फर्स्ट पिक होगा JSW स्टील, करीबन 1145-50 के आसपास स्पॉट ट्रेड कर रहा है। मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 1134, 1134। जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो होगा 1175, 1180, 1180। मुझे लग रहा है कि मेटल्स में, जैसे सुबह अनुज ने कहा था, एक बहुत अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है और JSW स्टील डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ मोमेंटम बरकरार रह सकता है, तो इसको मैं कैप्चर करना चाहूंगा। नेक्स्ट होगा कोटक बैंक। यहाँ अगर हम देखें तो एक बहुत अच्छा बेस फॉर्मेशन हो रहा है, मोमेंटम डाइवर्जेंस है, बिकवाली में वॉल्यूम्स नहीं थे और आज प्राइस एक्शन काफी अच्छा नजर आ रहा है, डे हाई की तरफ ट्रेड कर रहा है। यहाँ मैं स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा करीबन 2060, 2060। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 2125, 2125। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पर इस समय आपका एक व्यू रहेगा। अब
आशीष जी, गुड मॉर्निंग अगेन। आपके दो स्टॉक पिक्स इस समय के। जी गुड मॉर्निंग अनुज जी। अनुज जी, पहला जो रहेगा वो चोला फाइनेंस पे खरीदारी की सलाह रहेगी। एनबीएफसीज में और फाइनेंशियल्स में अच्छा मोमेंटम बन रहा है, तो यहाँ पे इस मोमेंटम को चेज करना चाहिए। 1690 का स्टॉप लॉस लगाना है, 1740 के टारगेट्स रहेंगे। दूसरा जो स्टॉक में अच्छा लग रहा है वो वेदांता। यहाँ पे भी बहुत स्ट्रांग मूव बन रहा है, तो यहाँ पे 503 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की जा सकती है। ऊपर में हमें लग रहा है इसमें 530 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, वेदांता मेटल्स में आज बहुत ही शानदार मोमेंटम आपको दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अब थोड़ी मार्केट की लॉन्ग टर्म चर्चा के लिए इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के सीईओ ताहिर बादशाह मौजूद हैं। उनसे समझते हैं कि बाज़ार में इस समय क्या ट्रिगर्स रहेंगे। ताहिर जी, गुड मॉर्निंग। ताहिर जी बताइए, इस समय मार्केट में बैंक निफ्टी ने नया ऑल टाइम हाई लगाया, निफ्टी ऑलमोस्ट वहाँ तक पहुँच गया है। इस समय बाजार के लिए ट्रिगर्स हैं क्या इन लेवल से और आगे अच्छे मूव्स के लिए? तो अनुज जी, ट्रिगर्स बेसिकली यही है कि अगर कुछ हद तक सेंटिमेंट इन द ग्लोबल मार्केट्स जो काफ़ी हद तक हैज़ बीन फोकस्ड टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी एआई रिलेटेड ट्रेड्स, वो अगर थोड़ा सॉफन हो जाता है तो ऑटोमेटिकली इंडिया जो एक डाइवर्सिफाइड अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करती है वो शायद फोकस में आ जाए। स्पेशली जो इंडियन मार्केट्स का जो अंडर परफॉर्मेंस रहा है वो द लास्ट 12 मंथ्स, वो क्लियरली एक स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा फॉर द मार्केट्स टू टेक टू पे अटेंशन। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि वी हैव सीन सम इम्प्रूवमेंट इन द ओवरऑल जो अर्निंग्स की आउटकम हुई है ये लास्ट क्वार्टर में। आई थिंक दैट हैज कम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। डाउनग्रेड साइकिल जो है वो बाय एंड लार्ज कुछ हद तक मतलब अरेस्ट हो गया है। तो आई थिंक एक ऑटोमेटिकली एक रिवर्जन ट्रेड में क्लियरली देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वी कैन आउट परफॉर्म फ्रॉम हियर और मार्केट्स ऑन एन एब्सोल्यूट बेसिस कैन स्टार्ट टू डिलीवर। और उसी में आई थिंक कि जैसे आपका दूसरा सवाल था विच इज रिगार्डिंग बैंक निफ्टी, तो आई थिंक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एक ऐसा सेक्टर है जो जहाँ पे वैल्यूएशंस काफ़ी कंफर्टेबल है। मोस्ट ऑफ दी जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है, चाहे वो क्रेडिट ग्रोथ के बारे में हो या चाहे मार्जिन्स के बारे में हो या फिर क्रेडिट क्वालिटी के बारे में हो, आई थिंक बाय एंड लार्ज वो एक हद तक कंट्रोल में आ रहे हैं। दे आर स्टेडली शोइंग इम्प्रूविंग ट्रेंड्स इन ऑल दीज 3 पैरामीटर्स। तो ये भी एक चीज़ है जो मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। और बीएफएसआई में काफ़ी हद तक कुछ समय से हमने नॉन लेंडर्स की तरफ ज़्यादा झुकाव देखा है मार्केट का। वो अपनी जगह पे है, लेकिन मुझे लगता है कि साथ ही साथ अब जो लेंडर्स है उनकी बारी डेफिनेटली आ सकती है, क्योंकि वहाँ पे वैल्यूएशन भी आपके फेवर में है। तो आई थिंक जो बीएफएसआई का अगला मूव रहेगा वो बैंकिंग या लेंडर्स से ड्रिवन रह सकता है। ओके, अच्छा, अब अगला सवाल। इस महीने अगले महीने एक्चुअली आरबीआई की पॉलिसी है और फेड की भी पॉलिसी है। आपके हिसाब से क्या एक कॉकटेल बन सकता है, दोनों की तरफ से रेट कट आ जाए? और अगर ऐसा हो तो यहाँ से अप्रोच क्या होगी कुछ बड़े सेक्टर्स पर, रेट सेंसिटिव सेक्टर्स पर? आई थिंक सो। हालांकि एक हद तक दोनों एटलीस्ट ये राउंड ऑफ इंटरेस्ट रेट या पॉलिसी जो है दोनों एट वन लेवल जुड़े हुए नहीं हैं मेरे हिसाब से, लेकिन आई थिंक ये हो सकता है कि यूएस में भी एक रेट कट किया जा सकता है, क्योंकि फेड भी वहाँ पे मार्केट का थोड़ा बहुत रिएक्शन देखने की कोशिश में था और शायद हमने कुछ रिएक्शन ऑलरेडी देखा है, स्पेशली जो कॉन्सेंट्रेटेड टेक रिलेटेड जो मूव था उसमें। तो आई थिंक अगर मार्केट को फेड को वो कंफर्ट प्रॉब्ली आता है तो मुझे लगता है कि वो दे मे टेक द मूव टू डू दैट नेक्स्ट रेट कट। एंड इंडिया में तो वैसे भी मतलब रियल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट आर क्वाइट लो नाउ, एंड देयर इज अ केस नाउ फॉर real rates are still quite high, and therefore there is a case now for rate cuts to continue, and especially जो हमने इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्टरी देखी है और जिस हद तक लगता है इन्फ्लेशन का जो झुकाव रहेगा वो द लास्ट इन द नेक्स्ट कमिंग सम टाइम, आई थिंक इंडिया के रेट कट तो बाय एंड लार्ज एक it's almost a reality, I would like to think. ओके ताहिर जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। अभी इस बार की अर्निंग्स में कैपिटल गुड्स की भी अर्निंग्स बहुत अच्छी थी ताहिर जी। आई मीन लुक एट एल&टी ऑल टाइम हाई,
कमिंस की मैनेजमेंट की कमेंट्री थोड़ी सी अगर आप देखें हल्की सी डल थी, बट देयर बिजनेस रिगार्डिंग ए डेटा सेंटर वो उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है। पूरा कैपिटल गुड्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और FY16 की अब तक की फर्स्ट हाफ की जो प्राइवेट कैपेक्स के फिगर्स हैं उसमें सब्सटेंशियल जंप है वर्सेस लास्ट ईयर। आपका टेक क्या है कैपिटल गुड्स यहाँ से सेकेंड हाफ के लिए, या फिर यहाँ से बाइंग अगर करनी है तो कैपिटल गुड्स कैसे लग रहे हैं कंसिडरिंग द नंबर्स, एग्जीक्यूशन, आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक, सब कुछ? तो देखिए वीरू जी, कैपिटल गुड्स स्पेस में हमने 2-3 जो सब सेगमेंट्स है उसमें अभी भी मतलब काफ़ी स्ट्रेंथ हमने देखी है इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस एंड ऑर्डर फ्लो। एक तो जैसे जो ओवरसीज रिलेटेड केपेक्स है या ओवरसीज रिलेटेड जो कंपनीज है जो फॉर एग्जांपल L&T का आपने बात की, वहाँ पे हमने डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन अभी भी देखा है एंड ओवरसीज ऑर्डर फ्लो particularly in areas like Middle East and all that has been very very strong। तो वो एक जो सब सेगमेंट है या जो ऐसी कंपनीज है जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड या एक्सपोर्ट का शेयर ज्यादा है, आई थिंक दैट दोज उनके लिए मतलब द लैंडस्केप इज लुकिंग प्रीटी स्ट्रॉन्ग। दूसरी एक सब सेगमेंट है जो डिफेंस रिलेटेड कंपनीज है, वहाँ पे भी हमने मतलब ऑर्डर फ्लोज क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर्स टिपिकली रहते हैं तो वहाँ पे भी हमने एक सैंक्टिटी देखी और वहाँ पे भी सीन इम्प्रूवमेंट ऑल्सो कंपेयर टू जो हम इलेक्शन के बाद जो हमने थोड़ा बहुत जो सॉफ्टनेस देखी थी वो धीरे धीरे करके वापस आ रही है। जो एक पॉकेट जहाँ पे हम अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं देख रहे स्टेट लिंक्ड केपेक्स, तो स्टेट लेवल का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो शायद रुका हुआ है एंड स्पेशली क्योंकि वहाँ पे अभी भी मतलब फिस्कल डेफिसिट जो है स्टेट लेवल फिस्कल डेफिसिट जो है वो काफी एलिवेटेड है। तो सेंट्रल पार्क एपेक्स डिफेंस एक मैं कहूँगा इज अनदर एंड थर्ड इज जो ओवरसीज EPC कंस्ट्रक्शन ऑयल एंड गैस वो वाला जो पार्ट है दैट इज दोज आर द स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स। तो आई थिंक पोर्टफोलियो चॉइसेस या स्टॉक चॉइसेस भी उस हिसाब से हम हमारे पोर्टफोलियोज में करते हैं। ओके, मीनवाइल निफ्टी बैंक आपको याद भी होगा कि ऑल टाइम हाई पे है। पिछला 59,443 का हाई जो था वो स्विंग हाई काट के ट्रेड करता है ऑल टाइम हाई निफ्टी बैंक। ताया जी, एक हम इसी मंच पे कल डिस्कशन कर रहे थे, बहुत सारे हाउस व्यूज ये कह रहे हैं कि नाउ क्रूड इज अगेन प्रिपेयरिंग फॉर अ डाउन ट्रेंड ट्रेजेक्ट्री। अब उनके टारगेट जितने भी हों लेकिन अगर मोर और लेस डाउन ट्रेंड में रहे ये तो बहुत सारी बास्केट्स हैं, चाहे वो OMCs हों या फिर पेंट स्टॉक्स हों जो क्रूड डेरिवेटिव्स को इस्तेमाल करती हैं, उन पर एक व्यू बनाने का आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं सेकंड हाफ के लिए अगर क्रूड में सॉफ्टनेस बरकरार रही तो? सो जैसे आप कह रहे हो कि मतलब अगर क्रूड सॉफ्ट रहता है तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी इन्फ्लेशन बास्केट के लिए। हालांकि इन्फ्लेशन एज ऑफ नाउ बहुत ही ज़्यादा अपने काबू में है और कंट्रोल में है एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड, लेकिन ऑयल अगर सॉफ्ट रहता है तो बहुत डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिशियल है इन्फ्लेशन के रूप में भी और इवन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ करेंसी एंड करंट अकाउंट के लिए फेवरेबल हो जाता है। सो आई थिंक एंड नॉट जस्ट फॉर इंडिया, बहुत सारी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड के लिए भी इन्फ्लेशन काबू में रह जाता है। आई थिंक इवन फॉर US फॉर दैट मैटर जो फेयर है इन्फ्लेशन का ऑन अकाउंट ऑफ टैरिफ्स वो कुछ हद तक क्रूड के कारण अरेस्ट हो सकता है या उनके कारण क्रूड के कारण वो कम हो सकता है। इंडिया की स्पेसिफिकली बात करें तो many are still it can benefit across the board, मतलब right from the auto sector to industrials to metals और commodities में थोड़ा बहुत मिक्स रहेगा। particularly commodities में we might see कि थोड़ा बहुत डाउनस्ट्रीम के लिए शायद ज़्यादा फायदा हो सकता है compared to upstream when you're looking at let's say oil and gas। तो आई थिंक उस तरीके से डिफरेंशिएट होगा और कुछ ऐसी जो कंपनीज है जहाँ पे ऑयल या गैस इज अ वेरी क्रिटिकल इनपुट, वहाँ पे अगर सॉफ्टनिंग होता है तो इवन सम ऑफ दोज गैस इंटरमीडिएट्स के लिए भी मुझे लगता है फायदा हो सकता है। सो आई थिंक क्रूड एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ब्रॉड रेंज पे इंडिया को बेनिफिट कर लेता है। ओके, मीनवाइल मार्केट देखिए आप, हल्की सी करेक्शन आती है, इंटरडे में फिर बाइंग आ जाती है और कैपिटल मार्केट इंडेक्स एक बार वापस देखते हैं क्योंकि यहाँ पर शानदार मोमेंटम इस समय आपको दिखाई देगा। और ये ताहिर जी, ये कैपिटल मार्केट थीम ऑब्वियसली MCX ने लीड किया है इसको, लेकिन अदरवाइज एक करेक्शन आई थी, बड़ी करेक्शन इस स्पेस में, उसके बाद वापस हमने मैसिव रैली देखी। आपका क्या व्यू है इस स्पेस पर, क्योंकि काफ़ी लोग बुलिश हैं यहाँ पर, आपके पोर्टफोलियो में ओवरवेट स्टैंस है क्या इस पर?
तो जैसे मैंने कहा कि कैपिटल मार्केट्स हमारे लिए बहुत फायदेमंद ट्रेड रहा है ओवर द लास्ट 2-3 इयर्स और बहुत अच्छी पोजीशनिंग रही है। अभी भी मैं कहूँगा कि वी आर स्टिल इन द फ्रे और वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे पोर्टफोलियो का, चाहे वो एक्सचेंजेस हो या चाहे फिर वेल्थ मैनेजर्स या इवन एएमसीज, उन सब की बात करें या डिपॉजिटरीज, वो पूरा जो इकोसिस्टम है वो हमने काफ़ी अच्छी तरह आज भी हम कवर करते हैं या इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा है। बट जैसे मैंने कहा कि बीएफएसआई के लिए अभी जो इंक्रीमेंटल जहाँ पे री रेटिंग की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है वो है लेंडर्स में ज़्यादा आ सकती है। हालांकि एट द सेम टाइम ये जो कैपिटल मार्केट प्लेस है वो उनमें वी कैन बी रीजनेबली श्योर के ग्रोथ 20% के करीब करीब या इन सम केसेस इवन 20% से ज़्यादा की ग्रोथ हम देख सकते हैं ओवर द नेक्स्ट 3-4-5 ईयर्स। वो शायद पिछले 2-3 साल के ग्रोथ के कंपैरिजन में कुछ हद तक थोड़ी सॉफ्ट दिखे, क्योंकि हमने वी हैव सीन इवन ग्रोथ ऑफ 40-50% इन सम ऑफ दीज, चाहे वो एक्सचेंजेस हो या डिपॉजिटरीज हो। लेकिन इवन नाउ दे कैन इवन ऑन अ हायर बेस, हमें लगता है कि दे कैन डेमोन्स्ट्रेट ग्रोथ इन द विसिनिटी ऑफ अराउंड 20%। तो जो सिस्टम की ग्रोथ है उससे फिर भी बहुत ज़्यादा होगी, तो एक लेवल ऑफ अट्रैक्टिवनेस बनी रहेगी। प्लस वी हैव सीन सम टाइम करेक्शन, उसके बाद एक रैली भी आई है एज ऑफ मोर रिसेंटली। बट ये सब प्लेटफॉर्म बिजनेसेस है तो उनकी अट्रैक्शन डेफिनेटली रहेगी, एंड आई थिंक दिस इज ऑलवेज बीन अ बाय ऑन डिप सेक्टर फॉर अस। पर साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि लेंडर्स का भी एक टाइम आ रहा है, क्योंकि बाय एंड लार्ज हम एक इंटरेस्ट रेट जो इंटरेस्ट रेट कट्स की जो साइकिल कुछ समय से जारी है, बाय एंड लार्ज वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ इट। एक या दो रेट हाइक्स इसमें हो जाएंगे हमारे हिसाब से, बट उसके बाद देन रेट कट साइकिल विल बी बिहाइंड। तो उससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स के लिए या लेंडर्स के लिए मार्जिन्स आने वाले साल में FY27 या उसके बाद डेफिनेटली इंप्रूव हो सकती है। दैट कैन बी अ डिसेंट किकर, जिससे बॉटम लाइन पे पॉजिटिव असर पड़ सकता है। एंड प्लस वैल्यूएशन जैसे मैंने कहा वहाँ पे और भी ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो एक कैचअप रैली डेफिनेटली उस एरिया से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो दोनों तरफ हमारे मतलब पाँव बने हुए हैं, बोथ ऑन द लेंडिंग साइड एज वेल एज ऑन द नॉन लेंडिंग साइड। ओके, मेरी तरफ से आखिरी सवाल, ईएमएस स्पेस पर आपका क्या व्यू है? क्योंकि पिछले महीने हमने काफ़ी ब्रूटल करेक्शन देखी इस पूरी स्पेस में, वैल्यूएशन का अर्निंग्स खराब आई, प्लस L&T का भी डिसीजन कि स्पेस में आएंगे। यहाँ पर अब क्या फॉल के बाद लेने लायक हैं स्टॉक्स या अभी थोड़ा सा अवॉइड ही हैं? आई थिंक जो हमारे पास पोजीशंस है वो कुछ हद तक हमने कम की है, और वहां पे फिर भी एक तो आई थिंक वी आर देयर, लेकिन अभी भी वैल्यूएशंस इस तरीके से कंफर्टेबल नहीं हुए जहां पे वी कैन टेक वंस अगेन स्टार्ट टेकिंग एन अग्रेसिव कॉल। वो एक अच्छी एरिया है मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, वे वी सी अगेन पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज भी है जहां पे या ये सेक्टर में कैपिटल इंटेंसिटी की बढ़ने की शक्यता है ओवर द नेक्स्ट सम टाइम, और इन्वेस्टमेंट फेज आने की पॉसिबिलिटी है स्पेशली इन न्यू एरियाज। तो आई थिंक उस कारण में मुझे लगता है कि शायद मार्केट थोड़ा माइंडफुल रहेगा इस बारे में, एंड देयरफॉर some of these companies, for them to go back to their previous multiples will not be very easy. तो आई थिंक वी आर समवेयर इन द मिडिल। मैं कहूँगा कि न्यूट्रल माइंडसेट से हम वहाँ पे चल रहे हैं। वी आर टेकिंग अ समवॉट at a more medium to long term level a constructive stance, लेकिन more near term I think we are happy where we are, and not exactly trying to push our positions or weightages further. ऑलराइट, चलिए ताहिर जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब स्टॉक्स पर सब सेक्टोरल ट्रेंड्स पर बात करने के लिए। चलिए आज बात करते हैं एक स्पेस की, हिंदुस्तान कॉपर आज टॉप गेनर्स में। आज हमने उसमें बात भी की थी एक्चुअली कि शायद इस सीरीज़ में कॉपर स्टॉक्स में कुछ अच्छे मूव्स देखने को मिलेंगे आपको। आशीष के पास चलते हैं, वो जानते हैं बाकी कॉपर स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, क्या रीज़न है? आशीष, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। काफ़ी स्टॉक्स में अगर आप देखें तो तेज़ी देखने को मिले। इनफैक्ट कॉपर से जुड़े जितने भी स्टॉक्स अगर आप देखें, चाहे वेदांता है, हिंदुस्तान कॉपर है, सब में बड़े मूव्स नजर आएंगे और ये तेज़ी कंस्ट्रक्टिव नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि ये तेज़ी सस्टेन देखने को मिलेगी। कारण इसके पीछे है कि चाइना की तरफ से जो संकेत निकल कर आ रहे हैं ये पूरे सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। दरअसल अगर आप देखें तो चाइना में जो नॉन फेरस मेटल इंडस्ट्री एसोसिएशन है, इसकी तरफ से एक खबर निकल कर आ रही है कि 2 मिलियन मेट्रिक टन जो कॉपर स्मेल्टिंग कैपेसिटी है ये फिलहाल के लिए रुक गई है, और इसके चलते अगर आप देखें तो बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर आपको ग्लोबल सप्लाई में देखने को मिल सकता है। दरअसल अगर आप देखें तो 2 मिलियन मेट्रिक टन जो स्मेल्टिंग कैपेसिटी बंद हुई है, इसके पीछे कारण ये है कि जो चार्जेस होते हैं स्मेल्टिंग के, ये फिलहाल के लिए नेगेटिव हो गए, और इसके पीछे कारण ये कि कॉपर ओर की जो शॉर्टेज है ये चाइना में फिलहाल के लिए देखने को मिल रही। तो दरअसल इससे पहले जो स्मेल्टर्स प्रीमियम कमांड करते थे रिफाइनिंग के लिए,
अब वही अगर आप देखें तो लॉस में, घाटे में कर रहे हैं। और इसी के चलते अगर आप देखें तो कुछ सेगमेंट्स में ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो चार्जेस हैं ये काफ़ी हद तक जीरो हो चुके हैं। तो इसी के चलते अगर आप देखें तो माना जा रहा है कि कॉपर की डिमांड काफ़ी बढ़िया है। इनफैक्ट 2025 में जो कंजम्पशन के नॉन फेरस मेटल्स की ट्रेंड है ये 83 मिलियन मेट्रिक टन्स के आसपास है। तो इसी के चलते अगर आप देखें तो पूरा स्पेस बजिंग है। चाहे आप हिंदुस्तान कॉपर की बात करें, वेदांता, दोनों स्टॉक्स में तेज़ी नजर आएगी। शुक्रिया आशीष आपका इस पूरी चर्चा के लिए। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे इंडस्ट्रियल मेटल स्पेस में। जब एक बार हिंदुस्तान कॉपर का चार्ट लेके आएंगे जरा प्लीज़, ज़रा स्क्रीन पर रखेंगे। हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव। और हिंद कॉपर में इनफैक्ट कुछ देर पहले चार्ट देख भी रहा था इसका। ये देखिए स्क्रीन पे जरा प्लीज़, डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ ₹5.25 ऊपर और बिल्डअप बहुत। एक बार ओआई की शीट भी रखिएगा यहाँ पर, दोनों को दिखाइए। याद रखिएगा आज जो सस्ता ऑप्शन कॉल थी उसमें वेदांता की 515 की स्ट्राइक पिक दिखी थी आशीष भैती ने। तो पूरा स्पेस काफ़ी बजिंग। हमारे साथ सहज अग्रवाल कोटक सिक्योरिटी से जुड़ चुके हैं। सहज, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, माफ़ कीजिएगा, गुड मॉर्निंग। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सहज, फाइनली ब्रेकआउट येट नॉट, मतलब प्राइस परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है बट लीडरशिप अगेन बैंकों के हाथ में। कैसे रीड कर रहे हैं आप सीरीज के पहले दिन के इस मैसेज को? जी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, और दर्शकों को भी गुड मॉर्निंग। आई थिंक बहुत समय बाद हमें ऐसी एक शानदार नई सीरीज की ओपनिंग मिली है जहां पे पहला दिन ही मार्केट ने चौके छक्के लगा दिए हैं। सेटअप पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप्स है। सो ओवरऑल जैसे ये डेटा है, ऑप्शंस का जो सेटअप है वो न्यूट्रल टू पॉजिटिव बायस सजेस्ट कर रहा था और मार्केट ने फिलहाल के लिए पॉजिटिव चाल ही चली है। फिर भी मैं कहूंगा कि क्योंकि पहला ही दिन है, इसके लिए बाय ऑन डिप्स वाला ज्यादा स्टैंस मेंटेन कीजिए रादर देन चेजिंग मोमेंटम। शॉर्ट टर्म में जो इमीडिएटली निफ्टी का सपोर्ट नजर आ रहा है वो आपका 25,800 के आसपास का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और मुझे लग रहा है ऊपर में जिस हिसाब से मोमेंटम बना हुआ है 26,300 26,500 भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो बाय ऑन डिप्स, पॉजिटिव सेटअप वाला स्टैंस। एंड ओवरऑल इस फेज में हमने देखा है कि बैंकिंग ने काफी लीड ली है और मार्केट के पहले ब्रेकआउट दे के आउट परफॉर्म करके पॉजिटिव भी ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट आज भी यदि आप देखेंगे तो पीएसयू बैंक्स का पार्टिसिपेशन बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। तो मुझे लग रहा है बैंकिंग एक ऐसा स्पेस है जो स्ट्रक्चरली पॉजिटिवली सेटअप है और आउट परफॉर्मेंस वहां पे कंटिन्यू रह सकता है। तो वो स्पेस पे थोड़ी नजर प्राइवेट एज वेल एज पीएसयू पे जरूर रहेगी। ओके सहज, गुड मॉर्निंग। दिसंबर सीरीज के हिसाब से कौन कौन से स्टॉक्स आपके रेडार पर रहेंगे, बाय या सेल? जी फिलहाल के लिए आईसीआईसीआई बैंक एक पॉजिटिवली स्ट्रक्चर्ड नजर आ रहा है। ये स्टॉक ने कहीं 1-2 महीने पहले एक मंथली ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन देके पुल बैक किया है। पुल बैक जो होता है वो एक बहुत ही बेहतरीन एंट्री पॉइंट होती है। तो मेरा ये मानना है अभी फिलहाल के लिए 1360-70 के आसपास ये स्टॉक मिल रहा है। 1290 का इसका बेहतरीन सपोर्ट है। मोमेंटम रिवर्सल शॉर्ट टर्म पैरामीटर्स के हिसाब से दिखा रहा है, तो यहाँ पे आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। ऊपर की तरफ में 1500 का जो इसका ऑल टाइम हाई के आसपास का प्राइस है वो रहेगा। और इसमें कंफर्टिंग ये है कि फंडामेंटली भी हमारे हिसाब से स्टॉक में काफी अपसाइड है। इनफैक्ट हमारा इसका पोजिशनल आउटलुक 1800 का है। तो मल्टीपल पैरामीटर्स पॉजिटिव बायस की तरफ सजेस्ट कर रहे हैं। और दूसरा स्टॉक रहेगा एलएनटी। अगेन एलएनटी ने एक अक्टूबर के महीने में ही इनफैक्ट मंथली ब्रेकआउट दिया है बहुत लंबे समय के कंसोलिडेशन के बाद में। तो यहाँ पे भी हमें लग रहा है कि मोमेंटम कंटिन्यूएशन होने के बहुत बेहतरीन चांसेस है। आई थिंक 4040 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। 3940 का इसका बहुत बेहतरीन सपोर्ट है। और ऊपर की तरफ में 4200 4250 तक ये स्टॉक ये मोमेंटम रन में जाने की पॉसिबिलिटी जरूर रखता है। ऑलराइट सहज, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और सब स्टॉक्स पर बात करने के लिए। चलिए इस शो को यहीं समेटेंगे। मार्केट में शानदार मोमेंटम है। डीआई से हम हल्का सा स्लिप हुआ है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी भी निफ्टी पर डबल सेंचुरी के करीब है। सेंसेक्स 600 पॉइंट ऊपर है, बैंक निफ्टी 600 पॉइंट ऊपर और मिड कैप भी करीब 600 पॉइंट ऊपर। वाह, आज तो मज़ा आ गया। चलिए इस शो को यहीं समेट लेंगे और इसके बाद आपके लिए कंचन और श्रेया लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।